पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएं। बहुत बेसिक से करेंगे, फिर एडवांस लेवल तक चलेंगे, जिससे पूरा कवर हो जाए। और आप सभी को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बताइए, यदि कोई बल F किसी वस्तु पर विस्थापन डी ला रहा है तो कार्य का मान क्या है? कार्य किसे बोला जाता है? अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और अगर आप लोग इस पे फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस कर पा रहे हो, अगर इसको विस्थापित कर पा रहे हो, तो मैं बोलूंगा आपके द्वारा कार्य हुआ है। अगर आप लोग कितना भी बल लगा लो, अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो आपके द्वारा कोई भी कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो आपने कुछ फोर्स लगाया F और इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लो यहां से वो यहां पर आ गई, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका इसमें विस्थापन हो गया, तो कार्य कितना हुआ? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोगों को तभी लगाना है जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की दिशा सेम हो, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं पूछूं वर्क का मात्रक क्या हो जाएगा, तो अगर एसआई मात्रक की बात करी जाए तो फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर, तो वर्क का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और इसे ही जूल के नाम से जानते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो फोर्स का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, आपको पता है। विस्थापन का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, या इसे ही अर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, जूल और अर्ग के बीच में सही संबंध बताइए। तो मैंने अभी भी आपको क्या बताया, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल होता है। समझ में आ गई बात को? दोस्तों एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होता है, और एक सेंटीमीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो जूल में जूल इसके बराबर हो जाएगा 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7। तो 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 1 जूल के बराबर होगा। और पिछली अभी स्लाइड पे मैंने बताया है, पिछली स्लाइड पे क्या बताया है? डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? अर्ग के बराबर होता है। तो ये 10 की पावर 7 अर्ग है ना, डाइन इंटू सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया अर्ग, तो ये जूल के बराबर होगा, यानी 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे, आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक पिंड है, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, जो कि 5 न्यूटन बल की क्रिया के कारण इस पे 5 न्यूटन का बल लगा, और इसकी वजह से ये एक सीधी रेखा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये रही हमारी जमीन। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट था, कोई वस्तु थी, इस पे आपने लगाया 5 न्यूटन का बल, जिसकी वजह से ये सीधी रेखा में कितनी दूरी तय कर रहा है? ये ऐसे जा रहा है। और जब भी सीधी रेखा में आप लोग चलते हो तो दूरी बोल दो या विस्थापन बोल दो, तो इसमें कितना विस्थापन आ गया सर? ये यहां पर आ गया। इसमें डिस्प्लेसमेंट का मान कितना है? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? ये है, सीधी रेखा में। तो बोला जा रहा है बल और पिंड की गति, पिंड की गति तो ये है, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, विस्थापन तो इस दिशा में हो रहा है। बोला जा रहा है विस्थापन और फोर्स की दिशा के बीच में एंगल कितना है, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा। मान लेते हैं दोस्तों रस्सी लगा के फोर्स आप ऐसे रस्सी से ऐसे खींच रहे थे, मान लेते हैं फोर्स लगा रहे थे ऐसे ऐसे खींच रहे थे, तो ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इनके बीच में कुछ एंगल होता है, मान लीजिए थीटा एंगल है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आगे बात समझ में? तो फोर्स कितना लगाया आप लोगों ने? 5 न्यूटन का लगाया। विस्थापन कितना हुआ? 10 मीटर। टोटल कार्य कितना हो रहा है इसके द्वारा? 25 जूल। तो अभी एंगल की वैल्यू बताते हैं, तो कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 25/50, 25/50 यानी 1/2, और कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा का मान 60 डिग्री होता है। आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। सब रटते हैं, बताओ। और दोस्तों 1 तारीख को शाम को 4 बजे एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूं फ्री, क्योंकि अंतिम 20 दिन बाकी है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो आपको आखिरी तक छोड़ूंगा नहीं, सिलेक्शन दिला के रहूंगा। तो जब एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, ये कोई एक वस्तु है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान है m, आप इसे ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों जब भी आप लोग किसी पिंड को ऐसे छोड़ दोगे तो क्या वो नीचे की ओर आएगा? क्या बोलो हाँ या ना? नीचे की ओर आएगा क्या? हाँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहां पर लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल तो कहां पर लग रहा है? नीचे लग रहा है। लेकिन अगर ये वस्तु ऊपर जा रही है, यानी आपने फोर्स कहां पर लगाया? आपने फोर्स कहां पर लगाया? यहां पर लगाया। आपने कहां पर लगाया सर? इस दिशा में लगाया। वस्तु ऊपर जा रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कौन से फोर्स की वजह से पूछ रहा है? इस पे कितना कार्य हुआ है, मतलब ऊपर जा रहा है तो कितना कार्य किया है? आपने कितना कार्य किया है? तो आपने फोर्स लगाया है इस दिशा में, विस्थापन भी है इस दिशा में, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0, और cos 0 का मान होता है 1, यानी ये कि पूरा का पूरा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो कार्य का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग रट लेते हो नेगेटिव नेगेटिव और समझते नहीं हो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्लियर है क्या?
अगर आप लोगों से पूछा जाता ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य हुआ, तब क्या होता? तो गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है इधर और विस्थापन हो रहा है इधर, दोनों के बीच में, दोनों की दिशा के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1। तब आपका वर्क का आंसर नेगेटिव में आता। और नेगेटिव में क्यों आ रहा है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि इस वस्तु को ऊपर ले जाने में इस वाले फोर्स का कोई योगदान नहीं है, ये तो बल्कि इसको ऊपर ले जाने से रोक और रहा है। आगे बात समझ में? तो इसके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, इसके द्वारा नेगेटिव कार्य हुआ, बल्कि इसने आपकी कुछ एनर्जी ले और ली। अगर ये नहीं होता तो हो सकता है आपको कम ही फोर्स लगाना पड़ता ऊपर ले जाने के लिए। बात समझ में आ रही है? रटो मत, चीजें समझो। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। अब गलती मत करना, ध्यान से देखिएगा। बताओ, ध्यान से देखो। 10 किलो द्रव्यमान का एक पिंड जमीन के समांतर 2 मीटर ले जाया जाता है। दोस्तों ये मान लीजिए जमीन है ना, और यहां पर कोई वस्तु थी, कितने की? 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है। इसको बिल्कुल जमीन के समांतर पैरेलल आप लोग लेके जा रहे हो, कितना? 2 मीटर लेके जा रहे हो। मतलब मान लेते हैं यहां से वो यहां पर आ गए, और जब भी एक स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, बात समान है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इसका विस्थापन 2 मीटर हो गया। विस्थापन की दिशा कौन सी है सर? ये वाली दिशा है। बहुत बढ़िया। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य बताओ। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर लगता है सर? नीचे की ओर लगता है। इसका मान क्या है? जो किसी पिंड पर पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करती है जिस बल से, उसे ही तो हम लोग इसका वेट बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो बेसिकली इसका भार क्या है, या मैं बोलूं इस पे कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है? m इंटू जी। m का मान है 10, स्मॉल g का मान 10 मान लो, 10 इंटू 10 100 न्यूटन। क्लियर है क्या? तो वर्क का फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कौन से फोर्स की वजह से कार्य पूछा जा रहा है? इस वाले फोर्स की वजह से कार्य पूछा जा रहा है, तो रख दिया मैंने 100। इस बॉडी का विस्थापन कितना हुआ सर? यहां से यहां पर आगे 2 मीटर विस्थापन हो गया। जिस फोर्स की वजह से आप लोग वर्क निकालने जा रहे हो उसकी दिशा ये रही, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये रही, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, और cos 90 का मान होता है 0, तो कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बस यही होता है ना, रटते हो। दिलीप मोदक 196 कैसे दे रहे हो आप? किसी ने देखा ग्रेविटेशन के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होता है, कोई -196 दे रहा है, कोई मतलब नहीं है समझने से। आप मुझे खुद बताइए, इस वस्तु को यहां से यहां पर विस्थापित करने में क्या इस वाले फोर्स का कोई योगदान है क्या? आप मुझे खुद बताओ कॉमन सेंस लगा के, कि इस वस्तु को यहां से यहां पर ले जाने में क्या इस वाले फोर्स का कोई योगदान है क्या? बोलो खुद बताओ ईमानदारी से। सर नहीं है। इसको यहां से यहां पर ले जाने के लिए कोई दूसरा फोर्स लग रहा होगा, इस वाले फोर्स का कोई योगदान नहीं है, तो कार्य का मान क्या होगा? इस वाले फोर्स के द्वारा 0 होगा। ठीक है, रटोगे नहीं, चीजें समझोगे। बोलो हां या ना कि हां सर हम चीजें समझेंगे, रटेंगे नहीं। रटते हो आप लोग, फिर ना एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हो। चलो इसको आंसर बताओ, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। बताओ इसका आंसर, आराम से करो। बताओ, 1 किलोग्राम वस्तु को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? दोस्तों कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम है। इस पे नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि जैसे हम लोग छोड़ेंगे नीचे की ओर आएगा, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। कितना लग रहा है? m इंटू जी। m का मान है 1, g का मान जब तक बोला नहीं जाए, जब तक 9.8 ही लो, यानी सर 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर आप चाहते हो इसको ऊपर ले जाना, तो आपको फोर्स कहां पर लगाना पड़ेगा? सर मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा। बोलो हां या ना? आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 9.8 न्यूटन अगर आप लोग लगा दोगे तो ये वस्तु क्या होगी? ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो 9.8 से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। 9.8004 लगा दो, चाहे बहुत थोड़ा सा लगा दो, लेकिन ज्यादा लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा? 9.8 की जगह 9.9 लगा दोगे तो ऊपर जाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं फोर्स आप 9.8 से बहुत चिन्हों सा ज्यादा लगाना। चलो हमने मान लिया लगभग इतना ही लगाना है। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कितना कार्य करना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए? तो आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 9.8। कितना डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो? इसका कितना विस्थापन करा रहे हो? कितनी ऊंचाई तक लेके जा रहे हो? 9.8 मीटर तक। तो ये आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये है। आपने जो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल है 0, और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो कार्य का मान कितना हो जाएगा? 9.8 का होल स्क्वायर, और कार्य का मात्रक होता है जूल। दोस्तों बढ़िया आया समझ में? बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? रटो मत, फिजिक्स बस रटते हो इसलिए चीजें समझ में नहीं आती। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे, एक छोटी सी बात पूछूं, आंसर देंगे आप लोग। मान लो कोई n द्रव्यमान की वस्तु है, इस पे नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा? mg। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको ऊपर ले जाना तो आपको ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg से चिन्नू सा ज्यादा, चिन्नू सा, मैं इसको mg मान लेता हूं। मान लो आप लोग इसको h हाइट तक लेके जाना चाहते हो,
तो कितना कार्य करना पड़ेगा? अगर एग्जाम में पूछ ले m द्रव्यमान की वस्तु को h हाइट पे ले जाने पे कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। कितना विस्थापन चाह रहे हो? h। दोनों के बीच में एंगल 0 है तो cos 0 का मान 1, यानी इतना कार्य करना पड़ेगा mgh। ठीक है, तो आज से ध्यान रख लेना, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु हो उसको अगर h हाइट तक लेके जाना है कितना कार्य करना पड़ेगा? mgh। थोड़ी देर बाद में हम लोग देखेंगे h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके पास में एनर्जी होती है जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जिसका मान ये होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? क्योंकि इस वस्तु को ऊपर ले जाने में आपने कार्य करा है क्या? वस्तु को ऊपर ले जाने में आपने एनर्जी दी है क्या? वही तो एनर्जी इसमें जाके स्टोर हो गई। हाँ, की बात समझ में? वो एनर्जी ऐसा नहीं हाइट पे जाते कोई एनर्जी उत्पन्न हो गई, नहीं, हमने दी है उसको, हमने कार्य किया है। कार्य भी तो एक प्रकार की एनर्जी है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये एएलपी में पूछा हुआ, सॉरी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। एक सिंगल बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों? रटके जाते हैं, रटके जाते हैं, रटके जाते हैं, इसलिए सॉल्व नहीं कर। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये। सर कौन सा फॉर्मूला कब जगह लगाऊं समझ नहीं आता, जिस वजह से गलत हो जाता है। इसमें फॉर्मूला लगी कहां पर है? दिक्कत ये तो आप फॉर्मूला फॉर्मूला करते रहते हो, फॉर्मूला मत रखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो। आ जाओ। 2 मीटर लंबी एक समान चैन एक टेबल पर इस प्रकार रखी जाती है कि 60 सेंटीमीटर की लंबाई टेबल के किनारे से स्वतंत्र रूप से लटके। चैन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम। टेबल पर पूरी चैन को खींचने में किया गया कार्य कितना है? दोस्तों ये है आपकी टेबल, ये है आपकी टेबल। एक चैन है जिसकी लंबाई है कितनी? 9 मीटर, सॉरी 2 मीटर। एक चैन है जिसकी लंबाई है 2 मीटर, या मैं बोल दूं 200 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है 60 सेंटीमीटर तो नीचे लटकी हुई है, यानी बाकी का 140 ऊपर होगी। तो यानी ये चेन कुछ ऐसी है, इसका मैक्सिमम पार्ट तो टेबल के ऊपर है, कुछ पार्ट लटका हुआ है। कितना पार्ट टेबल के ऊपर है? 140 सेंटीमीटर। कितना पार्ट लटका हुआ है बताओ? 60 सेंटीमीटर। बताओ, बोलो हाँ या ना, बताओ। अगर मैं चाहता हूं पूरी चैन को टेबल पर खींचना तो कितना कार्य करना पड़ेगा? दोस्तों हमको खींचना किसको है? देखो इसको तो खींचना नहीं है, ये तो ऑलरेडी है। बोलो हाँ या ना, मेरे साथ में बोलो हाँ सर, इसमें हमको कोई कार्य नहीं करना, कोई कार्य नहीं करना। हम लोगों को इसमें कोई कार्य नहीं करना, ये तो ऑलरेडी है। किस पे कार्य करना है गुरुजी? हमको कार्य करना है इस वाले में, इसको लेके जाना है। तो अगर कोई चीज भारी होगी तो उसके लिए काम ज्यादा करना पड़ेगा, हल्की होगी तो कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यानी इसका हम लोगों को द्रव्यमान निकालना है। इसका द्रव्यमान कितना है? टोटल पूरी चैन का द्रव्यमान था 4 किलोग्राम, यानी 200 सेंटीमीटर लंबाई की चैन का द्रव्यमान था 4 किलोग्राम। आपको कितने का निकालना है? केवल 60 का। तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 4/200 किलोग्राम। और 60 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 4/200 इंटू 60, इतने किलोग्राम। बोलो हाँ या ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 20 को काटा 4 ने 5 बार में, 6 को काटा 5 ने कितनी बार में? 1.2 किलोग्राम। यानी इसका द्रव्यमान आ गया 1.2 किलोग्राम। दोस्तों बोलो हाँ या ना, बोलो मेरे साथ में कि हाँ सर आ गया। अब आपको मैंने अभी अभी बताया m द्रव्यमान की वस्तु को h हाइट पे ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? mgh करना पड़ेगा। तो आप लगा दोगे m यहां पर 1.2, स्मॉल g का मान आप 10 मान लो। कितनी हाइट पे लेके जाना है? 60 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा दो। जब आप लोग सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 7.2 जूल। यहां तक बच्चों ने सही कर दिया, लेकिन जैसे ये स्टेप किया बच्चे खुश हो गए, मेरा आंसर आ गया, उन्होंने लगा दिया ऐसा, फिर एग्जामिनर ने लगा दिया ऐसा। ये भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप बोल रहे हो m द्रव्यमान की वस्तु को h हाइट पे ले जाने पे इतना कार्य करना पड़ता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन क्या सारा का सारा द्रव्यमान इधर है क्या? सारा का सारा द्रव्यमान इधर है क्या? क्या सबको 60 सेंटीमीटर हाइट पे लेके जाना है क्या? नहीं, कुछ द्रव्यमान इधर भी है, कुछ इधर भी है, कुछ इधर भी है। तो इसका मैं सेंटर ऑफ मास कहां पर मान सकता हूं? बिल्कुल सेंटर में मान सकता हूं। ये मान सकता हूं सारा का सारा द्रव्यमान यहां पर केंद्रित है। यानी कुल मिलाके ये जो द्रव्यमान है वो 1.2 किलोग्राम, उसको यहां पर मान सकता हूं। तो केवल 60 पे लेके जाना, केवल 30 पे लेके जाना है, आधी ऊंचाई पे लेके जाना है। तो जो भी आंसर आया उसमें 2 का भाग लगा दो, 3.6 जूल। दोस्तों समझ में आया? बोलो हाँ या ना, बताओ। यस बोलिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, हमको भगना नहीं है, हमको सीखना है चीजें। और मैं फिर से बता रहा हूं, अभी आपके एग्जाम नजदीक है, आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। 1 नवंबर को 4 बजे एक और धमाका कर रहा हूं, अंतिम 20 दिन के लिए। मुझे सिलेक्शन चाहिए, और अगर सिलेक्शन अब भी मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, अगर अब भी सिलेक्शन नहीं लिया ना आपने, तो देखो दोस्तों गलत बात है ये। फिर आप कोसते रहना कि सर मुझे पिताजी ने कोचिंग नहीं कराई, मम्मी ने नहीं कराई, सर मेरे पड़ोसी चिल्लाते रहते हैं दिन भर, सर मेरे ये होता है। अपनी हमेशा आप लोग एक्सटर्नल चीजों पर ब्लेम डालते रहना, कभी भी इंटरनली मत लेना यार मेरी गलती है, सर ने तो सब मेहनत कर रहे थे, सर तो चैप्टर वाइज भी करा रहे थे, एक्सपेक्टेड भी करा रहे थे, मैं ही था जो ध्यान नहीं लगा रहा था। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करना। आप डायग्राम बना लो, इसका डायग्राम बनाते क्वेश्चन बन जाएगा। बताओ जब पेंडुलम का बॉब गति करता है तो तनाव बल द्वारा किया गया कार्य क्या है?
मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई एक पेंडुलम है। पेंडुलम आप लोग जानते होंगे, जब इसको छोड़ते हो तो ये ऐसे 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 गति करता रहता है। मान लेते हैं दोस्तों, ये अभी इसके नीचे जो लटकी हुई बॉल है वो यहां पर है, या मान लो जब ये धीरे धीरे ऐसे इस जगह भी आएगा, इस जगह भी आएगा, तो ये नीचे जो बॉल लटकी हुई है इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा क्या? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो, यानी इस पे नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है क्या? बताओ हाँ या ना। लेकिन ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब नीचे जितना बल लग रहा है उतना ही बल ऊपर लग रहा है, तो ऊपर तो सर बल है ही नहीं। अरे जो रस्सी है ना, ये रस्सी रस्सी इसमें तनाव बल होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में टेंशन फोर्स। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां पर भी रस्सी में क्या था? तनाव बल था, ठीक है, टेंशन फोर्स था। अब ये जा रही है ऐसे, मतलब मान लो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये रही। क्या इसको यहां से यहां पर गति कराने में, इसमें डिस्प्लेसमेंट लाने में इस वाले बल का कोई योगदान है क्या? कोई योगदान नहीं है, कार्य का मान 0 होगा। और समझो यहां पर ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, जब ये ऐसे जाएगा तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कौन से फोर्स की वजह से कार्य निकालने जा रहे हो? टेंशन फोर्स की वजह से। विस्थापन मुझे नहीं पता सर कितना हो रहा है, बस मुझे ये पता है टेंशन फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल 90, कॉस 90 का मान 0। ऑप्शन नंबर डी, 0 जूल आपका आंसर हो जाएगा। 0 जूल। बताओ, बोलो। बताओ, समझ में आ गई? चलिए, तो वर्क क्या होता है, कैसे निकाल सकते हो, सारा मैं बता चुका हूं। अब चलते हैं हम लोग एनर्जी पे, यानी ऊर्जा पे। दोस्तों एक सजेशन मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मैं अगर कोई काम कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए कर रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, या आपका मुझे इनपुट मिल जाए तो बेस्ट चीज। जैसे बच्चों ने बोला सर सुबह 10 बजे तो चैप्टर वाइज करा दो और शाम को 4 बजे एक्सपेक्टर करा दो, वो मैंने कर दी और आपको मजा भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों 1 नवंबर 4 बजे है ना, मैं ऐसा धमाका करने वाला हूं फ्री, अंतिम 20 दिन का। मेरा बस आप लोगों से एक है, आपकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो देखो एक धमाका कर रहा हूं साइंस का, मैं सही बता रहा हूं। लेकिन यार अंतिम 20 दिन में मुझे नहीं पता आप मैथ्स रीजनिंग जीके कैसे पढ़ रहे हो, मतलब मेरे को टेंशन होती है। सिंपल सी बात है, हालांकि आप समझदार हो, पढ़ रहे होंगे, जहां से भी आपको समझ में आ रहा है। क्या मैं साथ में मैथ्स रीजनिंग जीके का भी जुगाड़ करूं, या बोल दो कि नहीं सर उसका तो जुगाड़ हमने कर लिया, आप तो केवल साइंस का देख लो? और अगर जुगाड़ करूंगा तो वो मेरी गारंटी, क्या करना है आपके लिए, क्या बेस्ट करना है। मेरी जो पेड फैकल्टी है मैं ला दूंगा, फ्री लगा दूंगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं, बस वो आपके ऊपर है, आप बोलोगे तो मैं करूंगा। क्लियर है? और क्योंकि चारों सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, सिलेक्शन तभी होगा। साइंस मानता हूं, साइंस किसी को समझ में नहीं आती तो साइंस हो गया तो मतलब सिलेक्शन हो गया, लेकिन थोड़े से बाकी भी देख लिया करो, ठीक है? चलिए बताओ, बताओ। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वस्तु, उसके पास में अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है। अगर वह गति कर रहा है तो यानी उसके पास में एनर्जी है, तो इस एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन से कुछ हाइट पर है तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। आपको मैं बता दूं, बहुत अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, बहुत अलग अलग प्रकार की, हीट एनर्जी। हमको केवल इस वाले चैप्टर में कौन सी पढ़नी है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। और इन दोनों एनर्जी के योग को ही, क्योंकि इन्हीं का मान ज्यादा होता है, बाकी तो बहुत, इन दोनों के एनर्जी के योग को ही बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा। तो मैकेनिकल एनर्जी में 2 प्रकार की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आप लोग बोलो कोई ऑब्जेक्ट के पास में कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इन दोनों के योग को ही आप लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। बताओ, चलिए पहले तो बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, क्वेश्चन करते हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे बाकी का। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में कितनी एनर्जी होगी? तो अभी अभी मैंने बताया m द्रव्यमान की वस्तु की जमीन से जब h हाइट पे होती है तो इसमें कुछ एनर्जी होती है, इस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ये आती कहां से है? क्योंकि इसको ऊपर उठाने के लिए आपने वर्क करोगे, वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है ना। तो 20 किलोग्राम द्रव्यमान था, स्मॉल जी का मान 10, कितनी हाइट पे? 8 मीटर पे। तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1600 जूल हो जाएगी। 1600 जूल, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। चलिए बताइए, आराम से देखो, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 20 किलो द्रव्यमान का एक पिंड शुरू में जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर होता है। जमीन जो होती है, जमीन उससे 3 मीटर की ऊंचाई पर था पहले। इसे उस स्थिति से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता, मतलब इसको वहां से 2 मीटर और ऊपर ले गए। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हो गया? पहले कितनी थी? mgh थी। m का मान 20 किलोग्राम, g का मान 10 मान लो। कितनी हाइट पे था पहले? 3 मीटर। अब 2 मीटर ऊपर और ले गए, तो अब कितनी हो गई टोटल एनर्जी? mgh 20 इंटू 10 इंटू टोटल एनर्जी। अब जमीन से टोटल कितने हाइट पर? 5 पे, तो कितनी वृद्धि हो गई? तो इसमें से ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 400 जूल आएगा।
और आंसर 392 जूल आएगा अगर आप लोग स्मॉल जी का मान 9.8 लोगे। तो स्मॉल जी का मान 9.8 लोगे तो 392 जूल आप लोगों का आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मेरे को लगता है इसमें कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट